अइली न गइली जाने के बो कहली। भोजपुरी की इस कहावत का मतलब यह है कि शादी विवाह हुआ नहीं और उससे पहले ही वो खुद को फलाने की दुल्हन मान बैठी है और इस बार वो के स्थान पर है कांग्रेस। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सच में अभी से घमंड में चूर होने लगी है और इस कदर होने लगी है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिढ़ाने लगी है। पीएम मोदी ने हाल ही में विपक्षी गठबंधन का नाम घमंडिया बताया था। गठबंधन का तो पता नहीं, लेकिन कहीं कांग्रेस सच में ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गई। ये कहानी बड़ी जबरदस्त मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस पर बहुत ही तगड़ी वाली चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया कि अखिलेश यादव भड़क गए और अखिलेश यादव के भड़कने का मतलब क्या क्या हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति जिंदगी से ऊब चुका है, बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, रस्सी वगैरह टांग कर रेडी है, तभी आपने देख लिया और जेब से 10 पैसा निकाल कर बोले कि भैया लो 10 पैसा लो और खुश हो जाओ, जिंदगी खुशहाल बनाओ, आनंद से जियो, ये रस्सी वगैरह उतार दो। तो आप कहेंगे कि 10 पैसे में कैसे कोई खुश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि आप मध्य प्रदेश में हैं तो आपको 10 पैसे में खुशहाल होना पड़ेगा। जी हाँ, आज हम आपको शिवराज सरकार के एक ऐसे विभाग की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि मामा तो उनसे भी आगे निकल गए, वो हैं तो मुमकिन है। ये कहानी बहुत ज़बरदस्त है, खुद भी आनंद लीजिएगा और दूसरों को भी आनंद पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। अब पहले इस मामले पर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आगे की बात करेंगे। केरला कांग्रेस ने इस खबर को शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को FCRA लाइसेंस मिल गया है, यानी कि अब यह ट्रस्ट विदेशी चंदा ले पाएगा। इस खबर के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट अब तक 3500 करोड़ डोनेशन के रूप में प्राप्त कर चुका है पूरे भारत से और अब इन्हें लाइसेंस दे दिया गया है ताकि विदेशी चंदा भी इस ट्रस्ट को मिल सके। इस खबर को शेयर करते हुए केरला कांग्रेस ने लिखा है कि हिपोक्रेसी अपनी ऊंचाइयों पर है। याद करिए, जब केरल में बाढ़ आई थी और केरल के पुनर्निर्माण के लिए पैसों की जरूरत थी, तब मोदी सरकार ने हमें विदेशी फंड लेने से रोक दिया था, यानी परमिशन नहीं दी थी। इसी तरह से मोदी सरकार ने बहुत सारे NGOs के साथ किया जो कि मानवता के लिए काम करते थे और अब इन लोगों ने खुलेआम मंदिर को FCRA की अनुमति दे दी है, यानी विदेशी चंदा लेने की अनुमति दे दी है। आगे पूछा गया है कि राम मंदिर के लिए कोई गर्व या आत्मनिर्भरता की भावना नहीं है क्या मोदी जी? वैसे सोशल मीडिया पर यह सवाल पिछले कई दिनों से चल रहा है कि जब इस ट्रस्ट को पहले से ही 3500 करोड़ रुपया मिल चुका है तो फिर और कितने पैसों की जरूरत है जो विदेश से लेने की आवश्यकता पड़ रही है। केरला कांग्रेस का कहना है कि क्या मंदिर के मामले में कोई आत्मनिर्भर वाली बात नहीं है क्या? देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उन्हीं में से एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर अब तक तमाम सर्वे आए हैं जिनमें बताया गया है कि यहां कांग्रेस पार्टी की स्थिति बीजेपी से बेहतर है। संभव है कि कांग्रेस सरकार बना ले, लेकिन कुछ महीने पहले ही देश के 26 से अधिक विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया नाम का गठबंधन बनाया। यह गठबंधन बड़े जोर शोर से बनाया गया और विपक्षी समेत सत्ता पक्ष की तरफ से भी जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई, उनसे यह लग रहा था कि यह गठबंधन बीजेपी और एनडीए की तुलना में काफी मजबूत है, जो असलियत में है और 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूत टक्कर दे सकता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि गुजरात के बाद सबसे मजबूत किला बीजेपी के लिए यदि कोई है तो वह है उत्तर प्रदेश। हालांकि इस बार की कहानी कुछ अलग हो सकती है, मगर फिर भी उत्तर प्रदेश में कहानी को अलग करने के लिए कम से कम 2 या 3 ताकतों को एक साथ आना होगा। लेकिन ये ताकतें एक साथ आए उसके पहले ही कांग्रेस ने अलग ही रुख अपना लिया है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कांग्रेस पर बुरी तरह से बिगड़ते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कांग्रेस को धोखेबाज तक कह दिया, यहां तक कह दिया कि यदि मालूम होता कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा के लिए है तो फिर बात कुछ और होती। हमें यह मालूम ही नहीं था कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कोई गठबंधन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने हमें बुलाकर मध्य प्रदेश में पूरे आंकड़े देखे, भरोसा दिया कि 6 सीटों पर सपा के लिए विचार करेंगे, लेकिन जब सीटें घोषित की गई तो सपा को एक भी सीट नहीं दी गई। यदि हमें पहले मालूम होता कि विधानसभा के चुनाव में हमारा कोई गठबंधन नहीं है तो हम कभी भी कांग्रेस के लोगों से मिलने न जाते। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी धमकी दे डाली कि समाजवादी पार्टी के साथ जैसा व्यवहार होगा वैसा व्यवहार कांग्रेस को भी देखने के लिए मिलेगा। पत्रकारों ने जब अखिलेश यादव से पूछा कि मध्य प्रदेश में आपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कोई जमीन ही नहीं है, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि इसका मतलब यह है कि हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, हमें तो लगा था कि गठबंधन है। अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं यानी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक बुला चुके थे। उनके कहने पर हमने अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट उन्हें दिखाया, बताया कि किस समय पर मध्य प्रदेश में सपा के कितने विधायक जीते और कितने वोट आए और कब कब 2 नंबर पर रही हमारी पार्टी। हमारी पूरी चर्चा हुई। रात को 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाए रखा और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे, लेकिन अब हमें 1 को सीट नहीं दी गई। पहले पता होता कि विधानसभा स्तर पर इंडिया का कोई गठबंधन नहीं है तो हम उनसे मिलने ही नहीं जाते, हम अपनी पार्टी की सूची कांग्रेस को देते ही नहीं।
और न ही कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। अखिलेश यादव इतना भड़क गए थे कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप दूसरे दल के लोगों को बैठाकर बेवकूफ बना रहे हैं, कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में ना बुलवाएं। यानी अखिलेश यादव फुल फॉर्म में नाराज होते हुए नजर आए हैं। वैसे ये नाराजगी जायज भी लगती है। यदि सारी बातचीत पहले हुई थी तो ऐन मौके पर कांग्रेस का यह व्यवहार क्या धोखेबाजी नहीं कहा जाएगा? या फिर कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी है कि उसे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है, और यदि वहां पर सपा की जरूरत नहीं है तो फिर उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव में कहीं अखिलेश यादव ने भी बदला लेने की ठान ली तो फिर यूपी में कांग्रेस का क्या होगा? एक सच ये भी है कि यूपी में सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़ती हैं तो दोनों एक दूसरे का ही नुकसान करेंगे। कहानी वैसी ही होगी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हारी टांग भी खींचेंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ है। वोटों और विधायकों के लिहाज से भी देश के सबसे बड़े सूबे के पूर्व मुखिया को इस तरीके से दरकिनार कर देना कांग्रेस जैसी पार्टी को शोभा तो नहीं देता। लोग यहां तक चर्चा कर रहे हैं कि यदि सपा को एक भी सीट नहीं भी देनी थी तो भी सूची जारी करने से पहले कांग्रेस कम से कम अखिलेश यादव से बातचीत तो कर सकती थी। कुल मिलाकर बात यह है कि क्या कांग्रेस अभी से घमंड पालने लगी है? अभी तो 2024 बहुत दूर है, और यदि मजबूत क्षेत्रीय दलों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता रहेगा तो कहीं 2024 दूर होते होते 2029 में न चला जाए। चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि क्या हिमाचल कर्नाटक की जीत कांग्रेस के सर चढ़कर बोलने लगी है, और हाल फिलहाल में जो 4-5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, क्या इनके चुनावी सर्वे को देखकर कांग्रेस अभी से ओवर कॉन्फिडेंट होने लगी है? और यदि ऐसा है तो ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादातर नुकसान ही देता है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को जरा आप भी ध्यान से देख लीजिए। 6 सीटों पर दिखाया गया है कि समाजवादी पार्टी का 2018 में परफॉर्मेंस कैसा था। भिंड में सपा तीसरे नंबर पर थी, पृथ्वीपुर में सपा दूसरे नंबर पर थी जहां कांग्रेस लगभग 7000 वोटों से आगे थी। निवाड़ी में भी सपा दूसरे नंबर पर रही। बिजावर में सपा ने भाजपा की तुलना में दोगुने से भी अधिक वोट हासिल किया। परसवाड़ा में सपा और बीजेपी के बीच केवल 9600 वोटों का अंतर रहा, और बालाघाट में भी सपा के उम्मीदवार को 45,000 से अधिक वोट मिले। लेकिन यहां कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि यदि कांग्रेस के लोगों ने सपा के लोगों को बुलाकर सारा रिकॉर्ड मांगा, बातचीत हुई, आश्वासन दिया कि 6 सीटों पर विचार करेंगे, तो फिर बिना बताए सपा की सीटों को 0 क्यों कर दिया गया? क्या यह बात अपमानित करने वाली नहीं है? और जब छोटे छोटे मामले में इस तरह की तनातनी सामने आएगी तो फिर 2024 की बड़ी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? बीजेपी के नेता और गोदी मीडिया तो ऐसे ही 24 घंटा यही माहौल बनाने में लगे हैं कि सीट शेयरिंग ये लोग नहीं कर पाएंगे, सारी पार्टियां आपस में भिड़ जाएंगी, इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न हो जाएगा। ऐसे में जब एकजुटता का संदेश देना चाहिए तो इस तरह की बातें सामने आना विपक्षी गठबंधन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, और कोशिश कम से कम ये होनी चाहिए कि पीएम मोदी ने इंडिया को जो नाम दिया है घमंडिया, वो सच होता हुआ न दिखे। अब बात कर लेते हैं आनंद की। आनंद नाम का कोई आदमी नहीं है, हमारे आपके आनंद की। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो ध्यान से सुनते जाइए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में मध्य प्रदेश आत्महत्याओं के मामले में देश भर में तीसरे स्थान पर था, और ऐसा करने वालों की कुल संख्या 14,965 बताई गई, और यह संख्या पूरे भारत के ऐसे मामलों की 9% से भी अधिक थी, और जो राष्ट्रीय औसत है 12 का, उससे भी अधिक थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्वतः जीवन समाप्त करने की दर 17.8% थी। इन्हीं सबको देखते हुए सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए टास्क फोर्स समिति का गठन किया। इस पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस ने कहा था कि भाजपा सरकार ने इससे पहले आनंद विभाग खोलने की नौटंकी करके उसमें कई अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की थी, लेकिन इसकी असफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के लोगों को आनंद की अनुभूति तो नहीं हुई, उल्टा स्वतः जान देने का ग्राफ बढ़ गया। स्वतः जान देने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, अपने से जीवन समाप्त करना। एक शब्द में नहीं बोल रहा हूं या कम बोल रहा हूं, क्योंकि वो भाई लोग रिपोर्ट करने लगते हैं और आपकी स्क्रीन पर पोस्टर दिखने लगता है कि इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो मामला यह है कि साल 2016 में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने आनंद विभाग यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस का गठन किया था। इसका मूल मकसद था राज्य की जनता में खुशहाली का स्तर मापना और उसे मापकर जनता के जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास करना। और इसकी प्रेरणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भूटान के राष्ट्रीय सुख खुशहाली सूचकांक से मिली थी। दवायर पर दीपक गोस्वामी के लेख के अनुसार मध्य प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे से बहुत सारे अधिकारी भूटान यात्रा पर गए थे, ये सीखने के लिए कि मध्य प्रदेश के लोगों को आनंद कैसे दिया जाए। उस वक्त यह भी कहा गया था कि मध्य प्रदेश का एक हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाएगा जो ये बताएगा कि यहाँ की जनता की खुशहाली का स्तर क्या है। वहीं इसमें लोगों को चयन के स्तर पर जोड़ने की व्यवस्था थी। एक लोग संभवतः 4 लोगों को जोड़ते थे। साल 2022-23 में आनंद विभाग को 5 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, जिसमें से 2 करोड़ रुपया कर्मचारियों के भुगतान, कार्यालय का किराया, बिजली, पानी, प्रकाशन वगैरह पर खर्च हो गया और 3 करोड़ रुपया पोषण या अनुदान था, और इससे विभाग को आनंद के प्रसार के कार्यक्रम का संचालन करना था। इनमें से 4.22 करोड़ की राशि ही विभाग
खर्च कर पाया। लेकिन ये तो अलग का मैटर है। समझने वाली बात यह है कि इसकी पिछले साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी विभाग द्वारा प्रसार के लिए 79 लाख रुपए ही खर्च किया गया, जो राज्य की 8 करोड़ की आबादी के लिहाज से लगभग 10 पैसे प्रति व्यक्ति होता है। यानी मध्य प्रदेश के लोगों को खुश करने के लिए शिवराज सरकार प्रति व्यक्ति 10 पैसा खर्च कर रही थी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कभी मोदी सरकार बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कुछ 100 करोड़ रुपया सामने रखती है। अभी सुनते जाइए, असली ट्विस्ट तो आगे है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 पदों में हैप्पीनेस इंडेक्स की कवायद से जुड़े हुए 3 में से 2 पद रिक्त हैं, यानी खाली हैं। यहां तक कि हैप्पीनेस इंडेक्स के निदेशक का पद भी खाली है। लोगों में आनंद फैलाने की अवधारणा में अनुसंधान पर सर्वाधिक जोर था, लेकिन अनुसंधान निदेशक का पद भी खाली है। उस वक्त यह भी कहा गया था कि आनंद रिसर्च फेलोशिप भी जारी की जाती है, लेकिन आज तक कोई शोध प्रकाशित नहीं हुआ। यानी सब खाली है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा था कि हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करेंगे, लेकिन 21 अगस्त 2023 यानी अभी 2-2.5 महीना पहले इस विभाग की वेबसाइट पर लिखा गया कि सारा काम धाम हो गया है। कोरोना संक्रमण के उपरांत स्थिति सामान्य होने पर सर्वेक्षण कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश के आनंद विभाग के अनुसार अभी भी कोरोना का संक्रमण चल रहा है। इस लेख में यह भी बताया गया है कि आनंद विभाग के कार्यों के लिए 28 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 13 खाली हैं, और वेबसाइट पर जिन 17 पदाधिकारियों का उल्लेख है उनमें से भी 14 पदों पर 7 खाली हैं। बाकी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार मध्य प्रदेश के लोगों के खुशहाली के स्तर का इंडेक्स कब जारी करेगी, इंतजार करते रहिए। बताया जा रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद जारी किया जाएगा। उधर इसी लेख में यह भी बताया गया है कि इस विभाग का सारा कार्य वेबसाइट तक ही सीमित है, जमीन पर कहीं कुछ भी नहीं है। यानी आनंद विभाग, जिसके सर्वे सर्वा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उर्फ मामा जी थे और जिन्होंने बड़े बड़े दावों और वादों के साथ इसकी शुरुआत की, उनके इस विभाग की स्थिति यह है कि सारी व्यवस्था खाली कागजे पर चल रही है। अब यहां आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि इससे तो बढ़िया यह होता कि जो करोड़ों रुपया इस विभाग को दिया गया, चयनित करके मध्य प्रदेश की थोड़ी सी आबादी को दे दिया जाता, तो कुछ लोग तो खुश हो ही जाते। इस लेख में यहां तक लिखा है कि मुख्यमंत्री चौहान स्वयं इसके अध्यक्ष बने। उनकी नाक के नीचे ही काम कर रहे इस विभाग की आज 7 वर्षों बाद क्या प्रगति है, विभाग के अधिकारियों के अलावा शायद ही राज्य में किसी को और पता हो। इस बार भी राज्य का हैप्पीनेस इंडेक्स जारी नहीं किया गया। बाकी नाम में आनंद है, इतना कम है क्या? वैसे यदि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो इस आनंद विभाग के बारे में क्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कि पहली बार सुन रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि योजनाएं लॉन्च करने में माहिर हैं। वैसे ये तरीका भी अच्छा है। लोग पुरानी योजनाओं के बारे में सवाल न करें, उनका रिकॉर्ड न मांगे। उसके लिए जरूरी है कि हर दिन नई नई योजना ठेलते रहिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।